वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हालचाल है। आज की वीडियो में हम ब्रेकिंग बैड सीजन 1 की फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अभी के लिए इतना बता दूं कि ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज है। तो आज की वीडियो में हम इसको एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है वाल्टर वाइट, जो कि एक सुनसान डेजर्ट में अपनी आरवी को दौड़ा रहा होता है। और यहाँ पर ये थोड़ा शॉक्ड होता है और इसी चक्कर में ये अपनी आरवी को ठोक देता है। फिर वो अपनी आरवी से बाहर निकलता है और अचानक ही उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक कैमरे से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वीडियो में वो ये बताता है कि मेरा नाम वाल्टर वाइट है और मैं अल्बर्टा की न्यू मैक्सिको में रहता हूँ। मैं ये बताने के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मैं बस वीडियो के थ्रू अपनी फैमिली से लास्ट टाइम बात कर रहा हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि स्काइलर, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। एक्चुअली स्काइलर इसकी वाइफ होती है। और इसके बाद वो अपने बेटे से कहता है कि तुम अपने पापा के प्यारे बेटे हो। कुछ दिनों में तुम्हें मेरे बारे में कुछ बातें पता चलेंगी जिसे सुनकर तुम्हें डेफिनेटली मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो कैमरा बंद करता है और अपने पर्स को भी कैमरे के साथ जमीन पर रख देता है। इसके बाद वो अपना पिस्टल लेकर रोड की तरफ जाता है जहाँ पर पुलिस का सायरन बज रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी गन को सीधा उसी की तरफ पॉइंट कर देता है। इसके बाद हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। ये सीन वाल्टर वाइट के घर का होता है जहाँ पर उसकी वाइफ सो रही होती है और मिस्टर वाल्टर वाइट सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर वाल्ट अपनी फैमिली के साथ, यानी अपनी वाइफ और बेटे के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। और आज वाल्टर वाइट का बर्थडे होता है और वो ब्रेकफास्ट प्लेट अपनी बर्थडे का नंबर भी बनाता है। इसके बाद वो सब अपनी बातें कर रहे होते हैं और वाल्टर वाइट का बेटा यानी वाल्टर जूनियर उससे पूछता है, हाउ डज इट फील टू बी ओल्ड। और यहीं पर मिस्टर वाल्टर वाइट अपने वाल्ट जूनियर को सिग्मा रिप्लाई करते हुए कहते हैं, हाउ डज इट फील टू बी स्मार्ट एस। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बेटे के साथ ड्राइव करते हुए उसके स्कूल आते हैं। और यहीं पर हमें मालूम होता है कि मिस्टर वाल्टर वाइट एक केमिस्ट्री टीचर हैं। वो अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है और वहीं पर एक बच्चा मिसबिहेव करता है जिसका नाम चैड होता है। इसके बाद हमें कार वॉशिंग सेंटर दिखाया जाता है जिसमें वाल्टर वाइट कैशियर होते हैं। इसके बाद उसका बॉस आता है और वाल्टर वाइट को कहता है कि तुम्हें गाड़ियां धोनी होंगी, क्योंकि उनके एक कार वॉश वाला वर्कर काम छोड़ के चला गया है। इसके बाद मिस्टर वाल्टर कार वॉश करने लग जाते हैं और ये कार उसी के स्टूडेंट चैड की होती है। इसके बाद चैड आ जाता है और मिस्टर वाल्टर वाइट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें और ज्यादा टायर चमकाने चाहिए। इसके बाद मिस्टर वाल्टर वाइट घर आते हैं और जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो सारे लोग इनके घर में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसकी वाइफ स्काइलर वाइट ने इसके लिए बर्थडे पार्टी सरप्राइज की होती है जिसका वाल्टर वाइट को नहीं पता था। पार्टी में हम देखते हैं कि स्काइलर की बहन मैरी और उसका हस्बैंड हैंक भी आया होता है। मैरी का हस्बैंड DEA एजेंट होता है। अमेरिका में ड्रग से रिलेटेड कोई भी केस DEA ही हैंडल करते हैं और ये एक DEA का एजेंट होता है, जहाँ पर मिस्टर हैंक अपनी गन के साथ थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं। इसके बाद सारे लोग न्यूज़ में देखते हैं। न्यूज़ में मिस्टर हैंक का ही इंटरव्यू दिखाया गया होता है जिसमें उसने ड्रग से रिलेटेड एक क्रिमिनल पकड़ा होता है। मिस्टर वाल्ट हैंक से पूछता है कि ये कितना कोई पैसा होगा, तो मिस्टर हैंक वाल्टर वाइट को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि ये $7 लाख हैं। तो मिस्टर हैंक मजाक करते हुए मिस्टर वाल्टर वाइट से कहता है कि तुम भी अपनी लाइफ में ड्रग डीलिंग करो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा है और इंटरटेनमेंट भी। और फिर वाल्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ जरूर। अगले दिन हम मिस्टर वाल्टर वाइट को कार सेंटर में काम करते हुए देखते हैं। यहाँ काम करते हुए मिस्टर वाल्टर वाइट अचानक से गिर जाते हैं। इसके बाद हम मिस्टर वाल्टर वाइट को एम्बुलेंस में देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर से कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये मेरे लिए नॉर्मल है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम स्मोक करते हो, वो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम अपनी फैमिली में से किसी से बात करना चाहते हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वाल्टर वाइट को स्कैनिंग मशीन में स्कैन कर रहे हैं। जब चेकअप का रिजल्ट आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें लंग्स कैंसर है। इसके बाद मिस्टर वाल्टर वाइट अपने घर आते हैं और स्काइलर उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। यहाँ पर मिस्टर वाल्टर वाइट अपने कैंसर के बारे में उसे नहीं बताता। यहाँ पर भी कहता है कि आज का दिन भी पहले की तरह ही था। नेक्स्ट डे हम फिर कार सेंटर में काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पर फिर दोबारा उसके बॉस उसे कार वॉश करने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें खड़े रहने के लिए नहीं रखा है। जहाँ पर मिस्टर वाल्टर वाइट को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो सारा सामान बिखेरने लगता है और अपने बॉस को गाली देकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वाल्टर वाइट अपने घर के पूल के पास बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। इसके बाद मिस्टर वाल्टर वाइट हैंक को फोन करके कहता है कि वो DEA के साथ राइड अलोंग पर जाना चाहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में वाल्टर वाइट, हैंक और हैंक का पार्टनर एक कार में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ हैंक किसी मिशन के पर था जिसमें उसको एक घर की निगरानी करनी होती है। एक्चुअली उस घर के अंदर एक मैथ लैब है।
कुछ देर में वहाँ DEA की पूरी टीम आ जाती है और घर में घुस जाती है। वहाँ एक लड़के को हेडफोन लगाए ड्रग लेते हुए देखा जाता है और वॉल्ट और हैंक अभी भी कार में ही थे। मिस्टर वॉल्टर वाइट हैंक से पूछता है कि क्या हम लैब देखने घर के अंदर जा सकते हैं, जिस पे हैंक कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले हम चेक करके आते हैं। और वो मिस्टर वॉल्टर वाइट को कार में बैठने का कहता है। मिस्टर वॉल्टर वाइट को हैंक के जाने के बाद विंडो में से एक लड़का नीचे गिरता हुआ दिखता है। मिस्टर वॉल्टर वाइट उसे देख कर हैरान होते हैं क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, उसी का ही स्टूडेंट जेसी पिंकमैन है। जहाँ पर पिंकमैन वॉल्टर वाइट को चुप रहने का कहता है और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जेसी पिंकमैन अपनी गाड़ी को कवर कर रहा होता है और वहीं पर मिस्टर वॉल्टर वाइट आ जाते हैं। मिस्टर वॉल्टर वाइट कहते हैं कि मैं अकेला हूं और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वहीं पर मिस्टर वॉल्टर वाइट जेसी से कहता है कि उसका पार्टनर रेमिलियो जेल में है और वो जानता है कि जेसी कैप्टन कुक है, जिसमें जेसी कहता है कि मैंने तुम्हारे लेक्चर नहीं सुनने। इसके बाद मिस्टर वॉल्टर वाइट कहता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं, तुम्हें बिजनेस पता है और मुझे केमिस्ट्री। जेसी इस बात पे हंसता है और वॉल्ट को सीरियस नहीं लेता, जिस पर वॉल्ट कहता है कि या तुम मेरे साथ बिजनेस करो या तुम फिर जेल में जाओगे। इसके बाद हम स्काइलर और मैरी को देखते हैं जो कि कुरियर को पैक कर रहे होते हैं। मैरी स्काइलर से कहती है कि क्या वो नॉवल नहीं लिखेगी और वो उसे कहती है कि वो अब सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज ही लिखेगी। इसके बाद मैरी वॉल्ट के बारे में पूछती है कि आजकल वॉल्ट ऑफ क्यों है, जिस पे स्काइलर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वॉल्टर वाइट स्कूल की केमिस्ट्री लैब में से केमिकल्स को चुरा रहे होते हैं। ये सारा सामान लेकर वो जेसी पिंकमैन के घर जाता है, जिस पर जेसी पिंकमैन कहता है कि ये सब क्या है, जिस पर वॉल्टर वाइट कहते हैं कि हम मैथ की कुकिंग प्रोफेशनली करेंगे, तुम्हारा पहले का लैब और मैथ दोनों बकवास था, अब हम कोई बेबी फार्मूला या चिली पाउडर नहीं इस्तेमाल करने वाले। इसके बाद वो लोग बात करते हैं कि हम कहाँ पर कुक करेंगे। जेसी वॉल्ट को अपने घर में कुक करने से मना करता है और बोलता है कि हमें एक RV चाहिए होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसी पिंकमैन अपनी कार में वेट कर रहा होता है, जहीं पर वॉल्टर वाइट पैसे निकाल कर आ रहा होता है। दरअसल वो दोनों पुरानी RV लेने का प्लान कर रहे थे। जेसी पैसे देकर कहता है कि इतने में से कुछ नहीं होगा, RV 85 ब्रांड की है और ये तो 70 भी नहीं है, जिस पे वॉल्टर वाइट कहता है कि तुम एक ड्रग डीलर हो और नेगोशिएट करो। जेसी पिंकमैन वॉल्टर वाइट से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम तो एक टीचर हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। वॉल्टर वाइट थोड़ा रुक कर गहरे अंदाज में कहता है क्योंकि अब मैं जाग चुका हूँ। जेसी हैरान होकर कहता है कि हाँ ठीक है यार, जो भी हो। यानी वो बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता, मगर वॉल्टर वाइट के लहजे से अंदाजा हो जाता है कि ये आदमी बदल चुका है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर जूनियर को हम पैंट पहनते हुए देखते हैं, जिसमें वॉल्टर वाइट उसे पैंट पहनने में मदद करता है। इसके बाद कुछ लड़के वॉल्टर जूनियर का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो डिसेबल होता है। स्काइलर गुस्से से उनकी तरफ जा रही होती है और लेकिन वॉल्ट उसे पकड़ लेता है और खुद वहां से चला जाता है। और फिर अचानक से वॉल्टर वाइट आता है और उन दोनों लड़कों में से एक को बुरी तरह से पीट देता है। वो लड़के मिस्टर वॉल्टर वाइट को साइको कहकर चले जाते हैं और ये सीन देखकर वॉल्टर वाइट की बीवी और उसका बेटे दोनों शॉक्ड थे। इसके बाद हम डेजर्ट के बीच एक वाइट RV को देखते हैं, जिसके अंदर से मिस्टर वॉल्टर वाइट बाहर आते हैं। जैसी पहाड़ों के ऊपर खड़ा होकर कहता है मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा, अब यही टाइम है मैथ कुक करने का। इसके बाद वॉल्टर वाइट अपने कपड़े उतारकर RV के बाहर ही लटका देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब वो घर जाए कि उसके कपड़ों में से केमिकल की स्मेल ना आए। मिस्टर वॉल्टर वाइट ने सिर्फ एक वाइट अंडरवेयर ही पहना होता है और उसके बाद वो RV के अंदर चला जाता है और जैसे अपने जेब में से एक कैमरा निकालकर उसके पीछे जाता है। जैसे उस कैमरे से मजाक करना शुरू हो जाता है और मिस्टर वॉल्टर वाइट उस कैमरे को बंद करने को कहते हैं। इसके बाद वो जैसी से कैमरा छीन लेता है। इसके बाद वॉल्टर वाइट मैथ को कुक करना स्टार्ट हो जाता है। वो जिस तरह मैथ को प्रोफेशनली कुक कर रहा था उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो केमिस्ट्री में माहिर है। थोड़ी देर में उसका मैथ बनकर तैयार हो जाता है और ये देखकर जेसी पिंकमैन हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये ग्लास ग्रैंड है, तो ऐसे हैं जैसे क्रिस्टल, ये तो पूरे 2-3 इंचेस के हैं। मिस्टर वाइट तुम तो आर्टिस्ट हो। जिस पर वॉल्टर वाइट कहता है कि ये तो बस बेसिक केमिस्ट्री थी और कुछ नहीं, तुम आगे बताओ कि क्या करना है। जिस पर जैसी कहता है कि मुझे पता है कि किस बंदे से बात करनी है। नेक्स्ट सीन में हमें क्रेजी को दिखाया जाता है। ये वही बंदा है जिससे जेसी पिंकमैन बात करने का कह रहा होता है। जैसे वो क्रेजी को अपना माल टेस्ट करवाते हैं तो क्रेजी बोलता है कि ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये इतना साफ और सफ़ेद है, वाकई ज़बरदस्त। उस बंदे का रिएक्शन देखकर जेसी पिंकमैन हैरान होता है
क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने कुछ वाकई कीमती और बढ़िया बनाया है। इसके बाद जैसी उससे रोमिलियो के बारे में पूछता है, जिस पर क्रेजी कहता है कि रोमिलियो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है। जिस पर जैसी कहता है कि ये तो बुलशिट है और मैं तो लकीली नेबर्स के यहाँ लड़की के साथ था तो मैं बच गया। रोमिलियो पागल हो गया है, अगर तो वो उसे देखा तो उसे मार देगा, ये बात उसे बोल देना। जिस पर क्रेजी कहता है कि ये बात तुम खुद ही बोल दो। इसके बाद एमिलियो स्टेज से नीचे आता है और जैसी से कहता है कि क्या बोल रहा था, तू मुझे मारेगा, तू मार के दिखा। जैसी यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और दोनों को कूल होने का कहता है। इसके बाद क्रेजी कहता है कि तुम बता मुझे माल तुम कहाँ से लाए, क्योंकि तुम तो ये नहीं बना सकते। इसके बाद दोबारा सीन उस आरवी के पास शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस्टर वाल्टर वाइट मैथ बनाने के लिए रेडी हो रहे थे। इसके बाद वाल्टर वाइट को एक गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी में जैसी, रोमिलियो और क्रेजी होते हैं। इसके बाद क्रेजी वॉल्ट से पूछता है कि मुझे तुम्हारे क्रिस्टल्स पसंद आए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो वॉल्ट कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुझे अच्छी कीमत दोगे तो। इधर से एमिलियो गाड़ी से निकल कर कहता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये तो DEA की कार में था, ये उन्हीं में से एक है। इसके बाद एमिलियो जैसी धोखेबाज भी बोलता है। जैसी वहां से फौरन भागने लगता है और वॉल्ट को भी भागने का कहता है, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। इसके बाद क्रेजी वॉल्ट के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और एमिलियो जैसी के ऊपर। वॉल्ट क्रेजी से कहता है कि मैं तुम्हें मैथ की रेसिपी बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें जिंदा छोड़ना होगा। फिर एमिलियो जैसी को बांध देता है और आरवी के अंदर आ जाता है और वॉल्ट दोबारा से मैथ कुक करने लग जाता है और एमिलियो इसे देख रहा होता है और साथ ही सिगरेट पी रहा होता है। जिस पर वॉल्ट एमिलियो से कहता है कि तुम्हें सिगरेट आरवी से बाहर फेंकनी होगी और एमिलियो अपनी सिगरेट आरवी से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वॉल्ट बहुत ही चालाकी से केमिकल्स को मिक्स करके खुद जल्दी से आरवी से बाहर निकल जाता है और वो अंदर से काफी गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वॉल्ट बच जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वॉल्ट आरवी के पीछे जाता है और देखता है कि यहाँ तो आग लगी होती है और ये आग उस सिगरेट की वजह से लगी हुई थी। वॉल्ट उसे बुझाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बुझ पाती। फिर वो एक गैस मास्क पहनता है और जैसी को भी पहनाता है और अपनी आरवी को दौड़ाने शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी आगे आकर वो आरवी को ठोक देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन शुरू से कनेक्ट हो गया है, जहाँ पर वो अपनी गन रोड के ऊपर पॉइंट करके खड़ा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वाल्टर वाइट रोने लगता है और यहाँ पर खुद ही को मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से गन की सेफ्टी ऑन होती है तो इसलिए गोली नहीं चल पाती। यहीं पर जब सेफ्टी ऑफ होती है तो गोली कहीं और चल जाती है। इसके बाद वाल्टर वाइट को रियलाइज होता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और अब वो फुल रेडी होता है खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जिस सायरन को वो पुलिस की गाड़ी का समझ रहा था वो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का था और वो डेजर्ट में लगी आग बुझाने के लिए आए थे। इतने में जैसी बाहर निकलता है और वॉल्ट से पूछता है कि तुमने उनके साथ क्या किया। फिर वॉल्ट उसे सब बताता है। इसके बाद वॉल्ट कहता है हमें ये सब साफ करना होगा। इसके बाद वॉल्ट की बीवी स्काइलर उसे पूछती है कि तुम सारा दिन कहाँ थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को ड्रायर में से कैश कलेक्ट करते हुए देखते हैं और सीजन 1 की पहली एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। और हाँ, इतना बता दूं कि ये तो बस शुरुआत है, इस सीरीज में आगे बहुत कुछ होने वाला है। इसके बाद ब्रेकिंग बैड सीजन 1 की एपिसोड 2 वहीं से शुरू होती है जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुई थी, यानी कि वाल्टर वाइट ड्रायर से कैश कलेक्ट कर रहा होता है और इसके बाद वो अपने बेडरूम में आता है जहाँ पर उसकी बीवी स्काइलर वाइट उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन करती है, जैसे कि तुम पूरा दिन कहाँ पे थे। इसके बाद सीन दोबारा 12 घंटे पहले शिफ्ट होता है जहाँ पर वॉल्ट कहता है कि हमें ये सब साफ करना होगा। इसके बाद वो दोनों जेसीबी वालों को बुलाकर आरवी को बाहर निकालते हैं और आरवी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वॉल्ट जैसी से कहता है कि आज रात के लिए आरवी को तुम्हारे घर में पार्क करना होगी, जिस पर जैसी मना कर देता है और वॉल्ट जैसी को डांटते हुए कहता है कि एक बार हमें ये मैस क्लीन करना होगा, इसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इसके बाद वॉल्ट को बाथरूम में दिखाया जाता है, वो भी नेकेड, और उसकी बीवी स्काइलर वाइट उसे बाहर बुलाती है। इसके बाद वो पूरी फैमिली बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है जहाँ पर अपने जोक्स सुना रहा होता है। तो तभी अगेन एंड अगेन कॉल आने लगती है, लेकिन कॉल कोई नहीं उठाता तो सामने वाला बंदा मैसेज छोड़ता है, जिस पर वाल्टर वाइट समझ जाता है कि ये और कोई नहीं जैसी ही है और स्काइलर से झूठ बोलते हुए कहता है कि सेल्स वाले कॉल करके परेशान कर रहे हैं, जहाँ पर जैसी वॉल्ट को मैसेज पहुंचा ही देता है कि
आरवी में से आवाज आ रही है, जिसका मतलब है कि वो जिंदा है और तुम्हें आना ही होगा। वॉल्ट उसे बोलता है कि मैं स्कूल के बाद आऊंगा और अब मुझे कॉल करके परेशान मत करो। यहाँ पर स्काइलर को वॉल्ट के ऊपर थोड़ा सा शक होता है, जिसके बाद वो दोबारा कॉल बैक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्टर वाइट अपनी क्लास ले रहा होता है और क्लास के बाद वॉल्टर वाइट दोबारा से कुछ केमिकल्स को लेकर जैसी के घर जाता है। इसके बाद हम जैसी को देखते हैं जो कि अपनी आंख पर लगी हुई चोट पर मरहम लगा रहा होता है। इसके बाद जैसी जब विंडो से झांकता है तो वो देखता है कि आरवी का गेट खुला हुआ है और जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि क्रेजी हेड वहां से भाग चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वॉल्ट जैसी की तरफ आ रहा होता है और रास्ते में ही उसे क्रेजी हेड दिख जाता है। क्रेजी हेड जैसे ही वॉल्ट को देखता है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन होश में ना होने की वजह से वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वॉल्ट उसे गाड़ी में डाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्काइलर उसी नंबर को ट्रैक कर रही होती है और उसे मालूम होता है कि ये जैसी पिंकमैन नामी आदमी का नंबर है और फिर ये भी मालूम होता है कि ये तो उसी स्कूल से पास हुआ है जहाँ पर वॉल्टर वाइट पढ़ाता है। इसके बाद वॉल्ट जैसी के घर में पहुंच जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्ट और जैसी के दरमियान एक आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें जैसी वॉल्ट को बताता है कि क्रेजी हर्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके बाद वॉल्ट जैसी से पूछता है कि क्रिमिनल्स की लिस्ट में क्रेजी हर्ट का कितना बड़ा नाम है। इसके बाद जैसी बताता है कि अगर हमें इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारी पूरी फैमिली को मार सकता है। इसके बाद उसी रूम से आवाजें आने लगती हैं जहाँ पर क्रेजी हर्ट बंद था। इसके बाद जैसी एक लॉक लेकर आता है और क्रेजी हर्ट के गले में बांध देता है। इसके बाद वॉल्ट और जैसी के दरमियान एक डिबेट हो जाती है, जहाँ पर जैसी वॉल्ट से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वॉल्ट जैसी से कहता है कि हमें जल्द ही इस बॉडी का कुछ करना होगा, वो भी इस तरीके के इन बॉडीज का कुछ एविडेंस भी ना मिले। हमें केमिकल डिस्कॉर्पोरेशन करना होगा और एसिड की मदद से बॉडी मेल्ट करनी होगी। जिस पर जैसी वॉल्ट से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो, क्योंकि मैं तो ये नहीं करने वाला। इसके बाद वो दोनों टॉस करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन क्रेजी हेड को मारेगा और कौन एमिलियो की बॉडी मेल्ट करेगा। ये टॉस जैसी जीत जाता है और सेकंड ऑप्शन चूज करता है। अब वॉल्ट को जैसी का लैंडलाइन पर फोन आता है, जहाँ पर जैसी एक स्टोर पर डिस्कॉर्पोरेशन का सामान ले रहा होता है और वॉल्टर वाइट उसे कॉल पे गाइड करता है कि कौन कौन सी चीजें लेनी होगी, क्योंकि वो केमिस्ट्री एक्सपर्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्टर वाइट क्रेजी हर्ट को एक पॉलीथीन की मदद से मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन क्रेजी हर्ट जाग जाता है और वॉल्ट दोबारा ऊपर भाग जाता है। क्रेजी वॉल्ट से पानी मांगता है, वॉल्ट उसे पानी, टॉयलेट पेपर, बकेट और एक हैंड वॉश देता है। इसके बाद क्रेजी हर्ट वॉल्ट से पूछता है कि मेरा कजन एमिलियो कहाँ पे है, क्या तुम लोगों ने उसे मार दिया। इसके बाद वॉल्ट उसे बिना जवाब दिए ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वीड स्मोक करता है। इसके बाद जैसी वापस आ जाता है और वॉल्ट उसे पूछता है कि तुमने क्या क्या परचेज कर लिया, जिस पर जैसी कहता है कि कुछ नहीं और वॉल्ट से पूछता है कि क्या तुमने क्रेजी हर्ट को मार दिया। इसके बाद क्रेजी हर्ट के खांसने की आवाज आती है और वॉल्टर वाइट कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक उसे नहीं मारा। इसके बाद वॉल्ट बोलता है कि मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम वॉल्टर वाइट और उसकी बेबी स्काइलर को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम होता है कि उनकी बेबी का जेंडर फीमेल है, जिस पर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है। स्काइलर वॉल्ट से पूछती है कि जैसी पिंकमैन कौन है। वॉल्ट कहता है कोई भी नहीं। स्काइलर कहती है तो फिर तुमने कल उससे बात क्यों की, वो तुम्हारा एक ओल्ड स्टूडेंट है ना। वो सर फिर नशेड़ी तुम्हारा क्या लगता है और तुम्हारा उसके साथ क्या मैटर है कि तुम उससे बातें करते हो। तुम्हारी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। जिस पर वॉल्ट कहता है कि वो मुझे ड्रग्स बेचता है और मुझे पसंद है ड्रग्स लेना। और स्काइलर कहती है कि क्या तुम होश में हो, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ DEA एजेंट है। अब वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि मुझे पता है कि मैं काफी देर से बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये चीज अभी तक नहीं बदली है और ना ही बदलेगी, तो प्लीज अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल ना ही दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर वाइट को क्लास लेते हुए देखते हैं। इसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है जैसी पिंकमैन के घर पे, जहाँ पर जैसी ड्रग्स ले रहा होता है और हिम्मत करके आरवी के अंदर जाता है, जहाँ पर एमिलियो की बॉडी को डिकम्पोज करने की कोशिश करता है। वो एमिलियो की बॉडी को आरवी से बाहर निकालता है और तभी वहाँ पे स्काइलर आ जाती है और जैसी डर जाता है। जैसी स्काइलर को घर से बाहर रखने की कोशिश करता है, लेकिन स्काइलर जबरदस्ती अंदर आ जाती है और बताती है कि वो वॉल्ट की बीवी है और वॉल्ट ने उसे सब कुछ बता दिया है और उसका ब्रदर इन लॉ एक DEA एजेंट है। वो उसे बोलती है कि तुम अब वॉल्ट को ड्रग्स नहीं बेचोगे, वरना मैं DEA को कॉल लगाने में देर नहीं करूंगी। तुम बस वॉल्ट से दूर रहो और दोबारा हमारे घर में कॉल करने की हिम्मत मत करना। जिस पर जैसी कहता है कि मैं समझ गया और आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद स्काइलर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी बॉडी को स्टेयर्स के ऊपर खींच रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा एफर्ट करके बॉडी को ऊपर बाथरूम में ले आता है। इसके बाद वो बॉडी को बाथ टब में डाल देता है। इसके बाद वो बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए एसिड को भी बाथ टब में डाल देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोबारा जैसी ड्रग स्मोक कर रहा होता है और वहीं पर वॉल्ट आ जाता है। जैसी वॉल्ट से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई DEA में है। वॉल्ट उसे
कहता है कि हाँ पर वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। और फिर वॉल्ट कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। जैसी उससे बताता है कि तुम्हारी वाइफ सुबह यहाँ आई थी और उसने ये मुझे बात बताई है, और तुमने अपनी वाइफ को ये क्यों बोला कि मैं तुम्हें ड्रग सेल करता हूँ। जिस पर वॉल्ट कहता है कि मुझे ये सब सही लग रहा था इसलिए। उसके बाद जैसी वॉल्ट से कहता है कि मैंने एमिलियो की बॉडी को डिकम्पोज कर दिया लेकिन तुमने अभी क्रेजी हर्ट को नहीं मारा। जिस पर वॉल्ट कहता है कि क्योंकि मुझे ज्यादा मुश्किल काम मिला है। और जैसी बोलता है कि क्या 200 पाउंड की बॉडी को सेकंड फ्लोर पर ले जाना कोई आसान काम था। जैसी उसे कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से उसे बाथ टब में डाला है। जिस पर वॉल्ट कहता है कि बाथ टब से तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद जैसी वॉल्ट से कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने मुझे प्लास्टिक का बाथ टब लाने के लिए क्यों कहा, जबकि मेरे पास एक परफेक्ट बाथ टब है जो मैं बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए यूज कर सकता हूँ। ये सब सुनकर वॉल्ट उसे देखने के लिए जाता है और उसे कुछ खून नीचे गिरता हुआ नजर आता है। और कुछ ही देर में बाथ टब का बेस और उसकी नीचे की सीलिंग नीचे गिर जाती है और मेल्ट हुई बॉडी के पार्ट्स नीचे सीलिंग में बिखर जाते हैं। इसके बाद वॉल्ट जैसी से कहता है कि अब तुम्हें कुछ समझ आया कि मैंने प्लास्टिक का बाथ टब क्यों लाने को कहा था, क्योंकि ये एसिड प्लास्टिक को मेल्ट नहीं करता जबकि ये मेटल रॉ और ग्लास को मेल्ट कर सकता है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दो बच्चों को डेजर्ट में खेलते हुए दिखाई जाता है जिनको वही मास्क मिलता है जो कि फर्स्ट एपिसोड में वॉल्ट से यहाँ पे छूट गया था। और यहीं पर सीजन 1 की एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। और हाँ, अभी तक ये सीजन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके लाजमी बताना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैसी की एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे बाथ टब और सीलिंग नीचे गिर गई थी जिससे मेल्ट हुए बॉडी के पार्ट्स बिखर गए थे। एपिसोड नंबर 3 भी यहीं से शुरू होती है जहाँ पर हम जैसी और वॉल्ट को देखते हैं जो कि फ्लोर को साफ कर रहे होते हैं उस मेल्टेड बॉडी के पार्ट्स से। और यहीं पर हमें वॉल्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्ट केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है और एक लड़की उससे क्वेश्चन पूछ रही होती है। हमें इससे ये मालूम होता है कि पहले उसकी लाइफ कैसे थी और अब कितनी डिफिकल्ट और स्ट्रगलिंग हो चुकी है। वेल ये लड़की और कोई नहीं वॉल्ट की गर्लफ्रेंड होती है, यानी कि उस टाइम पहले थी। वेल इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वॉल्ट उस बॉडी पार्ट्स को कम्बोर्ड में फ्लैश करता है। इसके बाद हमें वॉल्ट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्काइलर घर को पेंट कर रही होती है और वाल्टर जूनियर उसकी हेल्प कर रहा है। और ये वही रूम होता है जिसको पेंट करने के लिए स्काइलर वाइट एपिसोड 1 में बात कर रही थी। इसके बाद वाल्टर जूनियर को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर स्काइलर मैरी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कॉलेज टाइम में स्मोक करती थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि स्मोक करने से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। और वो कहती है कि मैं बस एक शॉर्ट स्टोरी में लिख रही हूँ और ये बात मैं उसके कैरेक्टर के लिए पूछ रही हूँ। और यहाँ पर मैरी को कुछ डाउट होता है और वो स्काइलर से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉल्ट जूनियर स्मोक कर रहा है। जिस पर स्काइलर कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैरी अभी भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। जिस पर स्काइलर कसम खाकर कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट और जेसी को एक बेबी पूल में खड़े हुए देखते हैं जहाँ पर वॉल्ट जेसी के ऊपर पानी फेंककर उसके कपड़े साफ करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जेसी पाइप लेकर वॉल्ट के कपड़ों के ऊपर लगा ब्लड को साफ करता है। इसके बाद हम जेसी को पाइप के साथ स्मोक करते हुए देखते हैं और वॉल्ट बेसमेंट में क्रेजी हट के पास जाता है जहाँ पर क्रेजी हट वॉल्ट से कहता है कि या तो तुम मुझे मार दो या फिर जाने दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। लेकिन वॉल्ट इसके बाद स्टेज के ऊपर जा रहा होता है। इसके बाद क्रेजी हट वॉल्ट का नाम लेता है और वॉल्ट हैरान हो जाता है और वापस आ जाता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। क्रेजी हट बोलता है कि मुझे तो जेसी ने बताया है। इसके बाद वॉल्ट बोलता है कि तुम्हें जेसी ने क्या कुछ मेरे बारे में बताया है। जिस पर क्रेजी हट कहता है बहुत कुछ, जैसे कि तुम एक हाई स्कूल टीचर हो और तुम्हारा एक बेटा है जो कि डिसेबल है। वेल ये जो तुम्हारा पार्टनर है इसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है और तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम्हें ये काम सूट नहीं करता। इसके बाद वॉल्ट गुस्से में ऊपर आ जाता है और जेसी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन जेसी टॉयलेट में होता है। लेकिन वॉल्ट दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है जेसी मेथ स्मोक कर रहा है। वॉल्ट उसका पाइप गिरा देता है और उससे ये पूछता है कि तुमने मेरे बारे में उसको क्यों बताया। इसके बाद उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है जिसके बाद वॉल्ट जेसी का मेथ का पैकेट ट्रैश करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी उसे कैसे भी करके बचा के नीचे भाग जाता है। जेसी नीचे आकर कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्ट उसे पकड़ ही लेता है। इसके बाद जेसी कहता है कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, मैंने एमिलियो की बॉडी को मेल्ट कर दिया, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना होगा। देखो वो बेसमेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाओ और उसे खत्म कर दो। इसके बाद जेसी कार लेकर वहां से निकल जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं मैरी को, जिसे हमें शू शॉप में दिखाया जाता है और वो अपने लिए एक हील्स बाय कर रही होती है। इसके बाद उसे हैंक का कॉल आता है। वो हैंक को कहती है कि मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले कॉल किया था और तुम मुझे अब कॉल बैक कर रहे हो। खैर, इसके बाद मैरी हैंक को बताती है कि वॉल्टर जूनियर स्मोक करने लग गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ क्योंकि तुम बड़े हो और वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो वो बात मान जाएगा। साथ में ये भी कहती है कि मुझे इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि स्काइलर से इस बारे में मेरी बात हुई है, लेकिन वो श्योर नहीं होती। खैर, हम तो जानते हैं कि स्काइलर वॉल्टर जूनियर की बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी कि वो वॉल्ट को कैसे रोके। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में वॉल्टर जूनियर और हैंक को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर हैंक वॉल्टर जूनियर से कहता है कि जो जगह तुम देख रहे हो यहाँ पर सारे नशेड़ी लोग रहते हैं। हैंक मजाकिया और थोड़ा रफ अंदाज में नशेड़ी लोगों को वीक और लूजर टाइप लोग कहता है। वो वॉल्टर जूनियर को समझाता है कि ये लोग अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं और इनसे दूर रहना चाहिए। वॉल्टर जूनियर इसे गौर से सुनता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हैंक बहुत डायरेक्टली बात कर रहा होता है। इसके बाद वो एक लड़की को देखता है और वो उसे अपने पास बुलाता है, जो कि दिखने से बिल्कुल जंकी टाइप लग रही होती है। हैंक उसे वॉल्टर जूनियर को अपने दांत दिखाने को कहता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ड्रग्स की लत कैसे लगी। देन वो वॉल्टर जूनियर से पूछता है कि तुम्हें इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा। इसके बाद वो लड़की चली जाती है वहीं पर एक रूम में और हम देखते हैं कि जैसी भी वहीं पर होता है। जैसे उस लड़की से पूछता है कि कार में कौन लोग थे, क्या वो मेरे बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद हम वॉल्टर वाइट को देखते हैं जो कि अभी भी जैसी के घर पर होता है, जहाँ वो एक नोट लिख रहा होता है। असल में ये नोट क्रेजी एट को मारने का डिसीजन क्लियर करने के लिए होता है। ये कोई सिंपल नोट नहीं होता, बल्कि वॉल्टर अपने आप को मेंटली कन्विंस कर रहा होता है कि जो वो करने जा रहा है वो सही है। वॉल्टर लिस्ट को बनाता है, प्रोस और कॉन्स। वो लॉजिकल अंदाज में सोचता है, बिल्कुल एक साइंस टीचर की तरह, जहाँ वो एक साइड लिखता है कि अगर वो क्रेजी एट को नहीं मारता यानी जिंदा छोड़ देता है तो वो पुलिस को बता सकता है, उसकी फैमिली खतरे में आ सकती है। दूसरी साइड वो अपनी ह्यूमैनिटी लिखता है, ये एक इंसान है, इसके भी पेरेंट्स और फैमिली हो सकती है, उसे मारना गलत है। यहीं पर हमें वॉल्टर का इंटरनल कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, एक तरफ साइंस और लॉजिक और दूसरी तरफ इंसानी ज़मीर, जहां पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर वाइट विलन नहीं लगता बल्कि डरा हुआ इंसान लगता है। लेकिन ये भी क्लियर होता है कि वो इमोशन से नहीं लॉजिक से डिसीजन लेना शुरू कर चुका है और वो अपने माइंड को प्रॉपर यूज करता है, यानी कि वो केमिस्ट्री में ही सिर्फ माहिर नहीं है बल्कि वो अपनी जिंदगी का हर फैसला सही करना चाहता है। वेल, इसके बाद वॉल्ट स्काइलर को कॉल करता है और उसे झूठ बोलता है कि मैं कार वॉश सेंटर में हूँ और आज रात मैं घर नहीं आ सकता। स्काइलर वॉल्ट को कहती है कि मैंने बॉगडाउन को कॉल किया था। वेल, बॉगडाउन वही इंसान है जो कार वॉश सेंटर में वॉल्टर का बॉस होता है। और फिर स्काइलर उसे बताती है कि मुझे पता है तुमने वहाँ से 3 हफ्ते पहले ही क्विट कर लिया है, इसके बारे में हम घर पे बात करेंगे। इसके बाद स्काइलर कॉल काट देती है। इसके बाद हमें क्रेजी एट की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि चिल्ला रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इसके बाद वॉल्ट उसके लिए सैंडविच बनाकर बेसमेंट में नीचे जाता है और हम देखते हैं कि नीचे जाते हुए वॉल्ट खांसते हुए नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उठता है और वो क्रेजी एट से पूछता है कि मुझे बेहोश हुए कितना टाइम हो गया है। क्रेजी एट उसे बताता है कि तुम्हें 10 से 15 मिनट हो गए हैं और क्रेजी एट बताता है कि मैंने किसी को खांसते हुए बेहोश होते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर वॉल्ट उसे बताता है कि मुझे लंग कैंसर है, इसलिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। इसके बाद वॉल्ट टूटी हुई प्लेट के टुकड़े उठाकर वापस चला जाता है और क्रेजी एट के लिए एक नया सैंडविच बनाकर लाता है। इसके बाद उन दोनों के दरमियान कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वॉल्ट उसे कई सवाल जवाब करता है और उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। इसके बाद क्रेजी एट कहता है कि अगर तुम मुझे जान लोगे तो ये तुम्हें मुझे मारने में कोई मदद नहीं करेगा। इसके बाद वॉल्ट कहता है कि तुम मुझे एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। क्रेजी एट कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं ये सब भूल जाऊंगा कि कुछ हुआ था, पर डेफिनेटली तुम मेरे पे यकीन नहीं करोगे क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो यही बोलता। वॉल्ट उसे कहता है कि तुम जब तक मुझे कन्विंस नहीं कर लेते तो तब तक तुम्हें यहीं बैठना होगा। इसके बाद क्रेजी एट उसको अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसने बिजनेस में डिग्री ले रखी है और उसके फादर की एक फर्नीचर शॉप है। शॉप का नाम वॉल्ट को जाना पहचाना लगता है। फिर वॉल्ट को याद आता है कि वॉल्टर जूनियर का क्लिप उसने वहीं से खरीदा था। इसके बाद उन दोनों के दरमियान बातें होती हैं और क्रेजी एट ये भी जान जाता है कि वॉल्ट ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे लंग कैंसर है और उसके पास काफी कम टाइम बचा है, इसलिए वो मरते मरते अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। इसके बाद क्रेजी एट वॉल्ट को काफी इमोशनल कर देता है ताकि वॉल्ट उसे छोड़ दे। वॉल्ट उसकी बातों में आ जाता है और वो ऊपर से की लेने के लिए जाता है। वो ऊपर से की लेकर जा रहा होता है और वो बियर का कैन डस्टबिन में फेंकता है। वहीं पर उसकी नजर प्लेट पर पड़ती है और वो फौरन उसे निकाल कर जोड़ना शुरू हो जाता है और उसे पता चलता है कि प्लेट का एक बड़ा हिस्सा गायब है। वो प्लेट का टुकड़ा डस्टबिन में भी ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता और वहीं पर उसे पता चल जाता है कि जब वो बेहोश था तभी क्रेजी ने प्लेट का टुकड़ा अपने पास रख लिया है मुझे मारने के लिए और वो सब कुछ कहानी बना रहा है। यहीं पर हमें
मालूम होता है कि वॉल्ट केमिस्ट्री में ही माहिर नहीं है। वॉल्ट का IQ लेवल बहुत ही तगड़ा होता है। अब वोल्ट वो की लेकर नीचे बेसमेंट में आता है और क्रेजी एट बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, अब इस लॉक को खोल दो। वोल्ट उसे बोलता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? वो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद वोल्ट उसे पीछे घूमने को कहता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं ये लॉक खोल दूं और तुम मुझे उस प्लेट के टुकड़े से मार दो जो कि तुमने अपनी पॉकेट में छुपा रखा है। इसके बाद वोल्ट क्रेजी एट को पीछे से खींचता है जिससे क्रेजी एट का दम घुटने लग जाता है। क्रेजी एट उस टुकड़े से वोल्ट को मारने की पूरी कोशिश करता है। वोल्ट का बस वो थोड़ा सा जख्मी कर देता है और फाइनली यहाँ पर वोल्ट क्रेजी एट की कहानी को खत्म कर देता है, यानी कि उसे जान से मार देता है। लेकिन इससे वोल्ट काफी दुखी भी होता है और वो क्रेजी एट की बॉडी से सॉरी भी करता है। इसके बाद जैसे ही अपनी कार लेकर घर पे आता है और देखता है कि घर पे कोई भी नहीं है और बेसमेंट भी चेक करता है, वहाँ पर भी कोई भी नहीं होता, जिससे हम देखते हैं कि वोल्ट ने सारे सबूत भी मिटा दिए हैं। इसके बाद हमें वाल्टर की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर आती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि वाल्टर वाइट आज ठीक नहीं फील कर रहे, तो इसलिए उनकी जगह आज मैं पढ़ाऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेजर्ट में जहाँ पर हम देखते हैं कि हैंक इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। दरअसल वो उसी जगह पहुँच गया हुआ था जहाँ पर क्रेजी एट की गाड़ी खड़ी हुई थी। हैंक उस गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करता है और उसे गाड़ी के अंदर से एक मैथ का पाउच मिलता है। उसे वो रेगुलर मैथ से बिल्कुल अलग लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक दूसरी टीम के मेंबर को एक मास्क भी मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वोल्ट को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल वो यहाँ पे बैठ के अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है, यानी कि अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों को। इसके बाद वो अपनी कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वोल्ट घर आता है और स्काइलर से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 में हमने देखा कि वाल्टर वाइट का कैरेक्टर कितनी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। वाल्टर वाइट ने क्या क्या प्लान किया था कि वो क्रेजी एट को किस तरह मारेगा, लेकिन एंड में सिचुएशन ही कुछ इस तरह की हो गई थी कि उसे क्रेजी एट को बहुत ही ब्रूटली मारना पड़ा। और हाँ, ये तो कुछ नहीं था, वॉल्ट के कैरेक्टर में आगे जाके बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। और हाँ, इफ यू लाइक द वीडियो सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम हैंक को देखते हैं जो कि अपनी टीम को न्यू स्ट्रेटजी समझा रहा होता है। हैंक उन्हें बताता है कि क्रेजी एट बहुत अर्सा पहले उसी का खबरी था, लेकिन अब वो और अमीलियो उसका कजन अब कहीं पे गायब हो रखे हैं। और ये भी बताता है कि जो मैथ उसे गाड़ी में मिला है वो अब तक का सबसे प्योरेस्ट मैथ है। यहाँ तक कि हमारे खुद के केमिस्ट इतना प्योर मैथ अब तक नहीं बना पाए हैं। और यहाँ पर हम ये देखकर वॉल्ट की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और याद रहे कि अभी तक तो उसके पास लैब ही नहीं है। जरा सोचो कि अगर उसे सारी फैसिलिटीज मिल जाए तो वो क्या धमाल मचा सकता है। हैंक अपनी टीम को बताता है कि चूंकि ये प्योरेस्ट मैथ है तो इसीलिए अब मार्केट में न्यू प्लेयर्स आ गए हैं। और जिस तरह हैंक सीरियसली न्यू प्लेयर्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है जो कि हम सबको पता है कि वॉल्ट है, वहीं हमें वॉल्ट को ब्रश करते हुए दिखाया जाता है जो कि किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं लग रहा होता। तो ये सीन हमें फनी वे में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट सीन में हम हैंक और उसकी बीवी मैरी को वॉल्ट के घर लंच करते हुए दिखाया जाता है। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वॉल्ट वाल्टर जूनियर को ये बता रहा होता है कि वो स्काइलर से कैसे मिला था, जहाँ पर स्काइलर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वो अंदर चली जाती है। फिर मैरी पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, तुम दोनों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। वहीं वॉल्ट बताता है कि उसे लंग कैंसर है। नेक्स्ट सीन में हम वाल्टर जूनियर को हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए देखते हैं जो कि रो रहा होता है और वो उसी बात से दुखी होता है क्योंकि उसके डैड को लंग कैंसर है। जैसा कि एपिसोड नंबर 3 के एंड में वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है, तो वो बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि वॉल्ट ने स्काइलर को अपने लंग कैंसर के बारे में बताना था। यहाँ पर हैंक, मैरी, स्काइलर और वाल्टर वाइट बातें कर रहे होते हैं। स्काइलर रो रही होती है। मैरी वॉल्ट को बेस्ट ट्रीटमेंट देने की बात करती है और इस बात पर सब एग्री करते हैं। हैंक वॉल्ट से पूछता है कि तुम्हें कैंसर कैसे हो सकता है, तुम तो स्मोक भी नहीं करते। अब स्काइलर वहाँ से चली जाती है वाल्टर जूनियर के पास और मैरी भी उसके पीछे चली जाती है। अब हैंक वॉल्ट से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा। और नेक्स्ट सीन में हम जेसी और उसके दो नशेड़ी दोस्तों को देखते हैं जो कि जेसी के घर में पार्टी कर रहे होते हैं। जेसी के फ्रेंड्स उससे क्रिस्टल मांगते हैं। जेसी उन्हें बताता है कि ये अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिस्टल हैं, कि मैंने इसे न्यू फार्मूले से बनाया है लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसके बाद वो उन्हें ट्राई करने के लिए देता है। ट्राई करने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक इससे ज्यादा बढ़िया क्रिस्टल नहीं देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी अभी भी स्मोक कर रहा है और वो बिल्कुल नशे में धुत होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो खतरनाक आदमी जैसी के घर में आ रहे हैं। जैसी उनसे बचता हुआ भाग जाता है।
लेकिन ये सब जैसी का इल्यूजन था, जिसे वो दो आदमी समझ रहा था वो तो दो स्कूल के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने पाँव के जख्म पर मरहम लगा रहा होता है। इसके बाद स्काइलर को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करते हुए दिखाया जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि जो डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा वो पूरी वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर्स में से एक है और फ्राइडे को हमें जाना है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन वॉल्ट उसे ट्रीटमेंट के खर्चे के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या हम ये क्रेडिट पर ले रहे हैं। स्काइलर उसे रिप्लाई करती है कि नहीं, हम डिपॉजिट से करेंगे और हम हैंक से भी बोरो कर सकते हैं। लेकिन वॉल्ट उसे हैंक से पैसे लेने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं अपनी पेंशन फंड से थोड़ा पैसा निकाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर वाइट को देखते हैं कि वो पैसे उठा रहा होता है जो कि उसने क्रेजी 8 से लिए होते हैं और यहीं पे इतने में वॉल्टर जूनियर आ जाता है और वॉल्ट थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वॉल्टर जूनियर उसे कहता है कि तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, जिस पर वॉल्ट कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर वाइट को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। वो देखता है कि उसके पीछे पुलिस आ रही है। वो समझता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है। इसके बाद वो गाड़ी को स्पीड में चलाने लगता है, लेकिन उसे पता होता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद वो अपनी कार रोक देता है और देखता है कि पुलिस की गाड़ी तो आगे चली जाती है, यानी कि वो वॉल्टर वाइट के पीछे नहीं थे। फिर हमें बैंक में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा शो ऑफ कर रहा होता है और फीमेल के बारे में थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल बातें करता है। उसने वॉल्ट को कार पार्किंग के दौरान भी बहुत परेशान किया था, तो इसलिए वॉल्ट को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है और वो बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक बच्चा बैठा होता है जो कि 10 से 12 साल का होता है और उसकी मॉम एंड डैड बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने बैकयार्ड से आवाज आती है और वो उसे चेक करने के लिए बाहर जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि ये तो जैसी है और वो जैसी से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और जैसी उन्हें मॉम एंड डैड बोलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो और कोई नहीं बल्कि जैसी के ही मॉम एंड डैड हैं। इसके बाद जैसी अपने रूम में जाके सो जाता है। हमें जैसी के मॉम एंड डैड किचन में बात करते हुए दिखाई जाते हैं कि क्या वो अभी भी ड्रग्स लेता है, क्या हमें उसे अपने घर में रहना देना चाहिए। इतने में जैसी भी आ जाता है और वो उसे बताते हैं कि तुम 2 दिन से सो रहे हो। यहाँ पर हमें जैसी का बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल दिखाया जाता है, जबकि जैसे कि मॉम एंड डैड का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड होता है उसके लिए। इसके बाद हमें वॉल्ट जूनियर स्कूल में दिखाया जाता है जो कि सैड और सीरियस होता है। इसके बाद वॉल्ट आता है और वो उसे कहता है कि प्रॉब्लम का ठीक होने का एक तरीका होता है। इसके बाद हमें जैसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने छोटे भाई जैकब के साथ रूम में बैठा होता है। जैकब की रूम में बहुत सारी ट्रॉफीज एंड मेडल्स रखे होते हैं। जैसी उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो और हम कभी चिल करने बाहर जा सकते हैं। तभी वहाँ पर जैसी की मॉम आ जाती है और वो काफी वियर्ड बिहेव करती है और डोर ओपन करके चली जाती है। जैसी जेकब से कहता है कि ये तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसा कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ और तुम्हें कुछ कर दूंगा या तुम्हें कुछ सिखा दूंगा। मैं तो मतलब इनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। और रात में हम जैसी को अपने रूम में सोता हुआ देखते हैं और उसे नींद नहीं आ रही होती और वो अपने रूम में पड़े एक वुडन बॉक्स को खोलता है। इसमें उसके बचपन की कुछ टॉयज और पेंटिंग्स होती हैं और जैसी उन पे हंसता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ड्राइंग मिस्टर वाइट की भी है। इस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ड्रग्स ने जैसी की लाइफ बर्बाद कर दी है। पहले जब वो ड्रग्स नहीं लिया करता था तब उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। तभी उसको अपने दोस्त का फोन आता है जो कि उसके घर में पार्टी करने आया था। वो जैसी से कहता है कि अगर वो और भी क्रिस्टल उसे ला के दे सकता है तो वो उसका काफी अच्छा अमाउंट देने के लिए तैयार है। उसके कुछ अमीर दोस्तों को वो चाहिए। वो उसे कहता है कि वहाँ जितने भी क्रिस्टल्स हैं मैं उन्हें खरीद लूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट दिखाया जाता है जो कि विंडो में से पैसे निकाल रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। वो जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि जैसी आया है। वॉल्ट उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वॉल्ट जैसी को चेक करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास माइक है या तुमने कोई वायर छुपाई हुई है मुझे फंसाने के लिए। जैसी उसे दूर हटाता है और कहता है कि नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तो बस तुमसे बात करने आया था। मुझे लगता है अब सब कुछ सही हो गया है तो हम फिर से मैथ को कर सकते हैं। वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और मेरे पास कस्टमर्स हैं जो इसके लिए काफी ज्यादा पैसा दे सकते हैं। पर वॉल्ट उसकी बात नहीं सुनता और काफी रूडली से उसे यहाँ से जाने को कहता है और ये भी कहता है कि वापस कभी मत आना। इसके बाद जैसे वहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते ये कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ तुम्हारा शेयर देने आया था, मैंने उस मैथ को बेचा भी है, ना कि सारा के सारा स्मोक कर गया। और फिर वो पैसों को वॉल्ट के सामने उड़ाकर चला जाता है। वॉल्ट उन्हीं पैसों को कलेक्ट करता है और अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम स्काइलर और वाइट को डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है ट्रीटमेंट तो हो सकता है लेकिन इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हैं।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जैसी के घर काम करने वाली मेड को दिखाया जाता है, जिसे जैसी के रूम से एक वीड सिगरेट मिली है। जिसके बाद जैसी के मॉम एंड डैड उसे बहुत डांटते हैं और उसे घर से निकलने के लिए कहते हैं। इसके बाद जैसी घर से बाहर निकल जाता है और अपनी टैक्सी का वेट कर रहा होता है। तभी उसका छोटा भाई जैकब उसके पास आता है और बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। एक्चुअली वो सिगरेट जैसी की नहीं बल्कि जैसी के छोटे भाई जैकब की होती है। जैकब उस सिगरेट को वापस मांगता है, लेकिन जैसी उसे तोड़कर नीचे फेंक देता है और कहता है कि इन सब से दूर रहो। इसके बाद वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्काइलर को ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं और वो वोल्ट को बताती है कि ये ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। वोल्ट उसे कहता है कि हमें थोड़ा और डिस्कस करना होगा इस ट्रीटमेंट के बारे में, ये काफी कॉस्टली और एक्सपेंसिव है, हमें इसके लिए $90,000 देने होंगे और फिर भी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा, मैं मरने से पहले तुम्हारे सर पे इतना बड़ा कर्ज नहीं डालना चाहता। तभी वोल्टर जूनियर काफी गुस्सा हो जाता है और वोल्ट को कहता है कि तो तुम मर क्यों नहीं जाते, गिव अप कर दो और मर जाओ। हाँ, ये चीज अनएक्सपेक्टेड थी वोल्टर जूनियर की तरफ से, लेकिन इस टाइम वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अपने डैड को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ उसके डैड को जिसे जीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर वाइट को कार चलाते हुए देखते हैं। कार चलाते वक्त वो काफी खांस रहा होता है। खांसते खांसते वो अपनी कार को साइड पे लगाता है और अपने हाथ को देखता है और उस पे ब्लड लगा होता है। तभी उसे वो आदमी दिखाई देता है जो कि बैंक में लेडीज के साथ बदतमीजी कर रहा था। अभी भी वो आदमी एक और लेडी को अब्यूज कर रहा होता है। अब वो आदमी अपनी कार को फ्यूल भराने के लिए बाहर छोड़ देता है और खुद शॉप के अंदर चला जाता है और फिर वॉल्ट उसकी कार के पास जाता है और फिर एक वेट वायर को उसकी कार की बैटरी के साथ लगा देता है और वो स्पार्क होती है और उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाती है। ये सीन काफी आइकॉनिक लगता है और वॉल्टर वाइट परफॉर्म करते हुए काफी लेजेंड लग रहे होते हैं, यानी अब वो पहले से काफी बदल चुका है। इसके बाद वो अपनी कार ड्राइव करते हुए चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें जैसी का करैक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी फैमिली उससे काफी ज्यादा नफरत करती है, यानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और एक नशेड़ी को कौन ही पसंद करेगा। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि वो जो समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा भी नहीं है, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई जैकब की गलती को अपने सर ले लिया और वॉल्ट के कैंसर का सबको पता चल गया है और वो सब वॉल्ट के लिए डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं। कभी वो हैंक से पैसे लेने का सोच रहे हैं तो कभी कुछ, लेकिन वोल्ट ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वो वापस जैसी के पास मैथ बनाने के लिए जाएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। वेल टिल दैट, अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। वेल चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। एपिसोड की शुरुआत होती है जैसी के पर, जहाँ वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है। वो इंटरव्यूअर को बताता है कि उसे सेल्स का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो उनकी कंपनी के लिए एक मेजर एसेट साबित हो सकता है। इंटरव्यूअर कहता है कि हमें कॉलेज की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस जॉब के लिए और ये कोई सेल्समैन की वैकेंसी नहीं है। और फिर वो जैसी को एक एडवर्टाइजमेंट बॉय बनने की ऑफर देता है, लेकिन जैसी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ से उठकर काफी गुस्से में चला जाता है और बाहर उसे एक एडवर्टाइजमेंट मैन कॉस्ट्यूम पहना हुए मिलता है जिसका नेम बैजर होता है और ये जैसी का फ्रेंड ही होता है। इसके बाद जैसी और बैजर के दरमियान कुछ बातचीत होती है। बैजर जैसी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी क्रिस्टल कुक करते हो? जैसी बोलता है नहीं, अभी मैंने कुछ ब्रेक लिया है, मैं तो अब रिटायर होने का सोच रहा हूँ। बैजर उसे कहता है कि तुम रिटायरमेंट क्यों ले रहे हो, तुमने जो क्रिस्टल कुक किया था वो काफी अच्छा था। उसके बाद जैसे उसे बताता है कि मेरा एक पार्टनर था जो कि उसे कुकिंग में हेल्प करता था और उसे सूडो भी नहीं मिल रहा था। वेल आपको बता दूं कि ये सूडो क्रिस्टल बनाने के लिए काम आने वाला एक मटेरियल है। बैजर उसे कहता है कि हम पार्टनर्स बन सकते हैं, मेरे काफी ज्यादा कनेक्शंस हैं, तो तुम्हें सूडो नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम सोचने का टाइम लो और फिर बाद में मुझे बताना। इसके बाद बैजर वहाँ से चला जाता है। अब जैसी कार में बैठा है और इसी बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हम वोल्ट और स्काइलर को देखते हैं। वो दोनों एक बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं और साथ ही गिफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वोल्ट स्काइलर से कहता है कि क्या ये ले जाना जरूरी है, इनविटेशन पे तो नो गिफ्ट्स लिखा था। नेक्स्ट सीन में वोल्ट और स्काइलर एक पार्टी में होते हैं जहाँ पर स्काइलर अपनी ड्रेस को लेकर थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन वोल्ट उसे कहता है कि तुम अच्छी दिख रही हो। इसके बाद वोल्ट को गिफ्ट्स दिखते हैं, वहाँ पर काफी बड़े बड़े गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन वोल्ट एक छोटा सा गिफ्ट लाया है, बस इसी को लेकर वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है। फिर वोल्ट और स्काइलर एलिट से मिलते हैं। एक्चुअली ये एलिट की ही बर्थडे पार्टी है। वोल्ट एलिट को बर्थडे विश करता है। इसके बाद एलिट की वाइफ आ जाती है और वो भी वोल्ट और स्काइलर से मिलती है। और हाँ, बता दूं
दूं कि ये ग्रेचन यानी एलेट की वाइफ वही लड़की है जो कि हमें वॉल्ट के फ्लैशबैक में दिखाई गई थी, यानी कि ये वॉल्ट की एक्स है। पहले ये दोनों रिलेशन में थे लेकिन बाद में शायद ये दोनों अलग हो गए। वॉल्ट एलेट और ग्रेचन की तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट एलेट के घर के अंदर जाता है। वहाँ पे काफी बड़ा बुक कलेक्शन होता है। एलेट के बहुत सारे सर्टिफिकेट सजाए होते हैं। वॉल्ट ये सब देखकर शॉक हो जाता है। सर्टिफिकेट से हमें मालूम होता है कि एलेट की कंपनी का नाम ग्रे मेटल्स है। एलेट एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। अब वॉल्ट घर के बाहर आता है और वॉल्ट के ओल्ड कुलीग उसे अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पे सब लोग वॉल्टर के बारे में बात करते हैं कि ये उन दोनों में कितना ब्रिलियंट था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलेट और वॉल्ट दोनों साथ में काम करते थे और एलेट की कंपनी का नाम वॉल्ट और एलेट ने खुद डिसाइड किया था। उन दिनों वॉल्ट भी एक साइंटिस्ट हुआ करता था लेकिन अब वो सिर्फ खाली स्कूल टीचर है। इस चीज से उसे काफी एम्बैरेसिंग फील होता है कि वो क्या कर सकता था और क्या कर रहा है। पार्टी के नेक्स्ट सीन में एलेट और ग्रेचन सभी के गिफ्ट्स अनबॉक्स करने लगते हैं। एलेट सभी के गिफ्ट्स खोल रहा होता है, तभी उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिखाई देता है और ये वही गिफ्ट होता है जो वॉल्ट लाया था। वॉल्ट स्काइलर के साथ ही खड़ा होता है और वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। एलेट जब गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर रोमन नूडल्स होती हैं, जिसे देखकर एलेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने कॉलेज के पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो सभी को बताता है कि ये नूडल्स हम स्ट्रगल के दिनों में पैसे बचाने के लिए खाते थे। ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। वो वॉल्ट को इसके लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद वॉल्ट और एलेट घर के अंदर बैठकर अपने पुराने दिन याद कर रहे होते हैं। बात करते करते एलेट कहता है कि मैं ये सब बहुत मिस करता हूँ, क्या हम दोबारा साथ में काम नहीं कर सकते। पहले वॉल्ट को लगता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन एलेट सीरियस होता है। एलेट वॉल्ट को जॉब ऑफर करता है अपनी कंपनी में, जिस पर वॉल्ट उसे कहता है कि तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा है लेकिन अभी फिलहाल उसके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एलेट वॉल्ट से कहता है कि हम मिलकर सब ठीक कर देंगे और वॉल्ट को अपनी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताता है। तभी वॉल्ट अंदाजा लगा लेता है कि स्काइलर ने एलेट को वॉल्ट के कैंसर के बारे में बता दिया है। इसके बाद हमें एग्जिट गेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्ट काफी गुस्से में होता है और वो स्काइलर से कहता है कि तुमने एलेट को मेरे कैंसर के बारे में क्यों बताया। वॉल्ट उसे कहता है कि एलेट उसे जॉब ऑफर कर रहा था चैरिटी के बेसिस पे, लेकिन जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाने का ऑफर दिया। मुझे ये चैरिटी नहीं चाहिए। यहाँ पर वॉल्ट काफी गुस्से में होता है और इन दोनों के दरमियान बहस होती है और फिर वो कार में बैठकर घर की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉल्ट और उसकी सारी फैमिली बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जहाँ पर वॉल्ट और स्काइलर फाइट की वजह से अभी तक भी बात नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट सीन में बैजर कार में जैसी के घर आया होता है और वो अपने साथ एक बैग लाता है। फिर जैसी बैजर को आरवी के अंदर लेके आता है। बैजर आरवी के अंदर आकर बोलता है कि सेटअप बहुत ही प्रोफेशनल है। फिर बैजर अपने बैग से सूडो निकालता है जो कि जैसी को चाहिए होता है क्रिस्टल बनाने के लिए। बैजर एक चीज को बेकर बोल देता है तो जैसी उसे बताता है कि ये बेकर नहीं बल्कि बॉइलिंग फ्लास्क है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसी ने वॉल्ट से काफी कुछ सीख लिया है और अब उसे केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत हाव नो है। यहाँ पर जैसी और बैजर कुक करना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर जैसी बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव करता है, बिल्कुल वॉल्ट की तरह, और बैजर बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे जैसी कर रहा था वॉल्ट के साथ, मतलब कि बिल्कुल ही केयर फ्री। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर जूनियर अपने दोस्तों के साथ एक शॉप के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है। उन्हें बियर लेनी होती है लेकिन उसके लिए उन्हें एक अडल्ट आईडी चाहिए होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वॉल्ट जूनियर के फ्रेंड्स उसे उस आदमी के पास भेजते हैं ताकि वो आदमी अपनी आईडी से इन्हें बियर दिला दे, लेकिन वो आदमी एक पुलिसमैन होता है। अब वॉल्टर जूनियर के फ्रेंड्स तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वो पुलिस वाला वॉल्टर जूनियर को पकड़ लेता है और ये कहता है कि अपने डैड को कॉल लगाओ। वॉल्ट जूनियर अपने अंकल हैंक को कॉल करता है। इसके बाद हैंक वॉल्ट जूनियर को लेकर घर आ जाता है और अब घर में स्काइलर के साथ मैरी भी बैठी होती है। हैंक स्काइलर को बताता है कि वॉल्ट जूनियर अभी एक टीनेजर है और वो वॉल्ट को लेकर भी थोड़ा परेशान है और इसी वजह से वो बियर और वीड ट्राई कर रहा है। स्काइलर सरप्राइज होकर बोलती है कि वीड तो वॉल्ट स्मोक कर रहा था, यानी कि वॉल्ट जूनियर नहीं, जो कि हैंक और मैरी को लग रहा था। और फिर स्काइलर कहती है कि हमें साथ में मिलकर वॉल्ट को समझाना होगा ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए हम सब एक फैमिली मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम आरवी को डेजर्ट में खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ जैसी और बैजर
स्काइलर मैथ कुक कर रहे थे। अब उनका मैथ कुक हो चुका है, लेकिन जैसे ही उस मैथ से सेटिस्फाई नहीं होता, वो बोलता है कि ये मैथ क्लाउडी है, इसे गिलास के जैसा दिखना चाहिए। तो जैसे उस मैथ को बाहर फेंक देता है, लेकिन उससे बैजर को काफी बुरा लगता है। जैसे उसे बोलता है कि ये मैथ हमारे लिए नहीं है बल्कि कस्टमर्स के लिए है, इसलिए हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होगा। हम इसे दोबारा कुक करेंगे जब तक कि ये गिलास जैसा ना बन जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉल्ट कार ड्राइव करके अपने घर आता है और देखता है कि सब उसी का इंतजार कर रहे होते हैं फैमिली मीटिंग के लिए। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम जेसी और बैजर को देखते हैं। जेसी नेक्स्ट बैज को देखता है जो कि उन्होंने कुक किया था, उसे देखता है और कहता है कि हम इससे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बैजर को गुस्सा आ जाता है और जेसी से कहता है कि मैं अब इसे तुम्हें नहीं फेंकने दूंगा। तो उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, जिसमें जेसी बैजर को वहीं पे छोड़कर आरवी लेकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन वॉल्ट के घर का आता है, जहाँ पर वो फैमिली मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्काइलर वॉल्ट को कहती है कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट लेना ही होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर ना लिया तो ये वॉल्ट के लिए तो नुकसानदेह है ही, साथ ही फैमिली के लिए भी नुकसानदेह है। स्काइलर कहती है कि पहले हमें ट्रीटमेंट के लिए सोचना पड़ रहा था क्योंकि पैसों का मसला था, लेकिन अब ट्रीटमेंट का सारा खर्चा आईलेट उठा रहा है, तो तुम्हें ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें चैरिटी के पैसों का ट्रीटमेंट नहीं करवाना, पर तुम्हें इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके बाद हैंक भी वॉल्ट से कहता है कि तुम्हें अपनी डिग्निटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर तुम्हें ट्रीटमेंट फ्री में मिल रहा है तो तुम्हें ले लेना चाहिए। इसके बाद वॉल्टर जूनियर भी अपने डैड से कहता है कि आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे ही देख लो, मैं डिसेबल हूँ पर फिर भी गिव अप नहीं करता और तुम एक केमोथेरेपी से डर रहे हो। और इसके बाद बारी आती है मैरी की, और मैरी वॉल्ट से यही कहती है कि तुम्हें जो सही लगे वही करना चाहिए। मैरी कहती है कि वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है और आए दिन कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मरीजों को हॉस्पिटल के बेड पे नहीं मरना होता, बल्कि वो अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन स्काइलर उसका ओपिनियन सुनकर थोड़ा नाराज हो जाती है, उससे लगता है कि मैरी वॉल्ट को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर मैरी और स्काइलर के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और फिर वॉल्टर उन्हें चुप करवाता है और सभी को उसकी बात सुनने को कहता है। वो चाहता है कि सबको पता चले कि वो कैसा फील कर रहा है। वॉल्टर बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन खुद नहीं लिया है, यहाँ तक कि अभी भी तुम लोग ही मेरे लिए डिसीजन ले रहे हो। वो कहता है कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करनी है और एक दिन में 40 गोलियां लेकर हॉस्पिटल की बेड पे अपना दम नहीं तोड़ना, इसीलिए मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉल्टर सो रहा होता है, लेकिन स्काइलर उसके पास नहीं होती। इसके बाद वॉल्ट किचन में जाता है और स्काइलर से बोलता है कि वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी है। वेल वो ये बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो स्काइलर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में आ चुकी है, जहाँ पे स्काइलर वॉल्ट से बोलती है कि हमारा इंश्योरेंस नहीं आ रहा, तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा। स्काइलर वॉल्ट से पूछती है कि क्या एलिट चेक भेजने वाला है। वॉल्ट उसे कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट का एक्सरे हो रहा होता है और साथ साथ उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट कार ड्राइव करके जेसी के घर जाता है। वो कार से उतरकर जेसी के घर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एलिट का फोन आ जाता है, लेकिन फोन पे बात कर रही होती है ग्रेचर। वो वॉल्ट से कहती है कि मुझे तुम्हारे कैंसर का पता चल गया है और इस बात से मैं काफी दुखी हूँ। ग्रेचर वॉल्ट से कहती है जो पैसे एलिट ने तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए ऑफर किए हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो पैसा तुम्हारे से ही बिलोंग करता है, क्योंकि हमारी कंपनी का आधा नाम तुम्हारा है। ग्रेचर उसे बोलती है कि क्या तुम ये पैसा हमारे पास्ट के रिलेशन से नहीं ले रहे हो। वॉल्ट उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और कहता है कि इंश्योरेंस का पैसा आ चुका है तो इसीलिए हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, और थैंक यू कहकर फोन रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट जेसी से पूछता है कि क्या तुम कुक करना चाहते हो, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमने वॉल्ट को एक डिफरेंट तरीके से देखा कि वो कैसे सबको घुमा रहा होता है। वो स्काइलर से कह रहा है कि उसे एलिट का चेक मिलने वाला है और ग्रेचर से कह रहा है कि इंश्योरेंस का पैसा आने वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है, यानी कि वो पैसा खुद से बनाने का सोच रहा है, वो भी मैथ बना के, जो कि एपिसोड के एंड में हमें पता चल गया, क्योंकि उसने जेसी को दोबारा कुक करने का कह दिया है। लेकिन सच में यार वॉल्ट यहाँ पे रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट के ऑफर को
को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वॉल्ट की इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी उसे वो पैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो पैसे खुद से बनाने का एम कर रहा है। इसके बाद सीजन 1 की एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट हो जाती है और एपिसोड के स्टार्ट में हमें वॉल्ट और जेसी को आरवी के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, और जब वो अंदर जाते हैं तो आरवी के अंदर पूरा गंद मचा होता है। तो ये सब देखकर वॉल्ट थोड़ा सा गुस्सा होता है और ये कहता है कि अब से केमिस्ट्री का काम मैं संभालूंगा और तुम्हारा काम होगा सेल करना। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने काम डिवाइड कर लिया है। अब वॉल्ट का काम है कि मैथ को बनाना और जेसी का काम है उसे सेल करना। यहाँ पर वॉल्टर वाइट ये भी कहता है कि उसे मैथ के कस्टमर्स की कोई भी इंटरेक्शन नहीं चाहिए, यानी कि फ्रंट एंड पे कस्टमर्स के साथ जेसी होगा। जेसी उसकी बात मान लेता है और साथ में वॉल्ट ये भी कहता है कि उसे कोई हंगामा या खून खराबा नहीं चाहिए। इसके बाद जो सीन आता है उसमें वॉल्ट और जेसी को एक डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में वॉल्ट की वॉइस चल रही होती है, जहाँ पर किसी बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हुआ है और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आ रही है। ये सीन काफी इंटेंस होता है और यहीं पर हमें वॉल्ट का एक डिफरेंट लुक दिखता है। अभी अभी वॉल्ट ने कहा था कि उसे कोई वायलेंस नहीं चाहिए, लेकिन नेक्स्ट ही सीन उसके अगेंस्ट दिखाया गया है। और हाँ, आपको बता दूं ये एक फ्यूचर का सीन है जो कि एपिसोड के इंट्रो के लिए दिखाया गया था। ये फ्यूचर का सीन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि एज यू नो स्टोरी बहुत ही स्लो चल रही थी, तो फ्यूचर का सीन दिखाकर थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड किया है, इसलिए फ्यूचर का सीन पहले दिखा दिया। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वॉल्ट हॉस्पिटल में केमोथेरेपी लेते हुए दिखाया जाता है और उसके साथ स्काइलर भी होती है। तो वॉल्ट स्काइलर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर पे जाओ वॉल्टर जूनियर के पास। वो उसकी बात मान लेती है और वो वॉल्टर से पूछती है कि क्या तुम्हें एलिट ने चेक भिजवा दिया, तो वो उसे झूठ बोलता है कि हाँ चेक आ गया है और मैंने उसे डिपॉजिट भी करवा दिया है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर को काउंटर में चेक डिपॉजिट करते हुए दिखाया जाता है और वो काउंटर में लेडी को कहता है कि मरने तक चेक डिपॉजिट मत करना। इसके बाद वॉल्ट स्कूल में केमिस्ट्री की क्लास ले रहा होता है और पढ़ाते हुए उसे थोड़ा कुछ अजीब फील होता है। ये सब कुछ केमोथेरेपी की वजह से हो रहा है। वॉल्ट वॉशरूम जाता है और वहाँ पर उसे वॉमिटिंग भी होती है, तो वहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ का एक आदमी वॉल्ट की हेल्प करता है। इसके बाद हमें वॉल्ट और उसकी फैमिली को एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर स्काइलर वॉल्ट से पूछती है कि आजकल वॉल्ट नाइट में घर लेट आता है, वो आखिर स्कूल के बाद शाम को कहाँ पे जाता है। वॉल्ट उसे बताता है कि आजकल उसे अकेले रहना अच्छा लगता है और वो कभी कभी टहलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को आरवी के अंदर देखते हैं जहाँ वो मैथ कुक कर रहा होता है और जैसी आरवी के बाहर बैठा होता है। वॉल्ट अंदर आरवी के अंदर कुक करते हुए ठीक फील नहीं कर रहा होता है। इसके बाद वो बाहर आता है और उसकी जैसे तबीयत खराब हो गई होती है और वो गिर जाता है। जैसी को बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी बॉडी जल रही हो। वो वॉल्ट को बाहर खुली हवा में चेयर पे बिठाता है और तभी वो वॉल्ट की चेस्ट पे एक रेड निशान देख लेता है और वॉल्ट से कहता है कि क्या तुम्हें कैंसर है। वॉल्ट उसे बताता है कि उसे लंग कैंसर है। जैसी उससे पूछता है कि तुम कौन सी स्टेज पर हो। वॉल्ट उसे कहता है कि 3rd स्टेज। जैसी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों कर रहे हो, ताकि मरने से पहले तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लो। फिर जैसी वॉल्ट से पूछता है कि क्या वो ये बैच खत्म कर पाएगा, तो वो जैसी को ये बैच खत्म करने को बोलता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट सीन में हम हैंक और स्टीवन को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो मैथ गैस बार उन्हें मैथ कुकिंग साइट पे मिलता है वो उस स्कूल की केमिस्ट्री लैब में से चुराया गया है जहाँ पर वॉल्ट पढ़ाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसी क्रिस्टल्स बेच रहा होता है। क्रिस्टल्स बेचने के बाद वो वापस आता है और यहाँ पर वॉल्ट डेजर्ट के अंदर आरवी के पास उसका वेट कर रहा था और जैसे ही उसके लिए एक सेल फोन लाया होता है और साथ में ये भी बताता है कि $26 का मैथ सेल हुआ है जिसका भी 50-50 करेंगे। तो वॉल्ट बहुत डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि इतने पैसों से कुछ नहीं होगा, हमें अपना प्रोडक्ट किसी होलसेल डीलर को सेल करना होगा। वॉल्ट कहता है कि मैं इतना सारा रिस्क लेकर ये इलीगल काम कर रहा हूँ और इसके बाद भी सिर्फ इतना पैसा आएगा, तो ये सब कुछ बेकार है। वो कहता है कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना होगा। वॉल्ट जैसी से पूछता है कि क्या तुम किसी को जानते हो। जैसी कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन तुमने उसे मार दिया। यहाँ पर जैसी क्रेजी 8 की बात कर रहा होता है, तो वॉल्ट जैसी से पूछता है कि अब क्रेजी 8 की जगह कौन है। जैसी उससे बताता है कि एक टूको नाम का एक बंदा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वॉल्ट जैसी से कहता है कि तुम्हें उसी से बात करनी होगी। जैसी कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ना तो वो टूकू को जानता है और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है और वो टूकू
जैसे अननोन आदमी के साथ डील नहीं करेगा। तो ये सब सुनकर वॉल्ट थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो आरवी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को हॉस्पिटल में केमोथेरेपी लेते हुए देखते हैं। फिर वो काउंटर पे चेक डिपॉजिट करता है और वो लेडी उससे पूछती है कि क्या ये चेक मंडे तक डिपॉजिट नहीं करना। वॉल्ट उसे यस बोलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वॉल्ट अभी भी पैसों की शॉर्टेज फील कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने स्कूल में है और वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा है और फिर दोबारा से वहाँ पर वही स्टाफ वाला लड़का आता है और वॉल्ट को एक च्युइंग गम देता है। और फिर वॉल्ट जब थोड़ा सा बेटर फील करता है और अपनी लैब में जाता है तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है। तो वॉल्ट हैंक से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। हैंक उसे बताता है कि हमारी टीम को मैथ कुकिंग साइट पे गैस मास्क मिला है जिसे इस स्कूल से ले जाया गया है, तो इसलिए उसे इन्वेंट्री चेक करनी है। हैंक उससे पूछता है कि कीज किस किस के पास है। वॉल्ट उसे बताता है कि सिर्फ क्लीनिंग स्टाफ, प्रिंसिपल्स और वॉल्ट के पास सिर्फ वो कीज हैं। फिर वॉल्ट और हैंक जब स्कूल की लैब में जाते हैं तो हैंक सामान को लिस्ट के साथ चेक करता है, तभी वहाँ पर कुछ चीजें गायब होती हैं। उसी दौरान वॉल्ट को जेसी की कॉल आती है। जेसी उसे बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है स्किनी पीट जो कि टुकू को जानता है और वो मुझे उससे मिलवा देगा और मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जेसी और उसके फ्रेंड स्किनी पीट टुकू की प्लेस में जाते हैं उससे डील करने। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। स्किनी पीट जेसी को टुकू से मिलवाता है जहाँ पर जेसी अपने क्रिस्टल टुकू को दिखाता है। टुकू उन क्रिस्टल्स को चेक करता है और उसे वो क्रिस्टल्स बहुत ही पसंद आते हैं। टुकू जेसी से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। जेसी उसे बताता है कि ये मैथ उसने और उसके पार्टनर ने मिलकर बनाया है। जेसी टुकू से कहता है कि 1 पाउंड मैथ की कीमत $35,000 होगी। तो टुकू डील एक्सेप्ट कर लेता है और जेसी को वहाँ से जाने का कहता है। जेसी उसे पैसे मांगता है। टुकू कहता है कि मैं ये पहले सेल करूंगा उसके बाद तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन जेसी उसे बोलता है कि मैं इस तरीके से बिजनेस नहीं करता और मैथ लेकर भागने की कोशिश करता है, जिस पर टुकू के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद टुकू उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक ने उस स्टाफ बॉय को पकड़ लिया है क्योंकि उसे लगता है कि वो मैथ गैस बार इसी ने बाहर चुरा के दिया है किसी को। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने घर पे जेसी को कॉल कर रहा होता है और वॉल्ट के घर में हैंक और मैरी भी आए होते हैं। वो सभी कार्ड्स खेल रहे होते हैं। यहाँ पर वॉल्ट हैंक से पूछता है कि तुमने उस स्टाफ बॉय को क्यों अरेस्ट किया। वो बताते हैं कि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक किया है, उस पर पहले भी कई सारे चार्जेस लग चुके हैं और गन्स की स्मगलिंग में भी उसका नाम है, तो इसलिए इन्हें उन पर शक है जिसकी वजह से वो अरेस्ट हुआ है। बातें करते करते उनका कार्ड्स का गेम बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है और लास्ट में हैंक और वॉल्ट के पास ही कार्ड्स रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्ट हैंक को हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट बात रह रहा होता है और कैंसर की वजह से उसके बाल गिरना शुरू हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट जेसी को कॉल करता है। जेसी का फोन उसका फ्रेंड स्किनी पीट उठाता है और वो उसे बताता है कि टुकू ने जेसी का क्या हाल किया। अब जेसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वॉल्ट भी जेसी को देखने के लिए यहाँ पे आ जाता है। वहाँ पर वॉल्ट को स्किनी पीट मिलता है और वो उससे जेसी की कंडीशन के बारे में पूछता है। स्किनी पीट बताता है कि टुकू ने बहुत ही बुरी तरह इसे मारा है और ये बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया है, यहाँ तक कि इसकी तो स्किनी पीट्स बताता है कि उसकी कुछ रिब्स टूट चुकी हैं। तो फिर वॉल्ट स्किनी पीट से कहता है कि मुझे टुकू के बारे में सब कुछ जानना है, मुझे टुकू के बारे में सब कुछ बताओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपनी मेडिसिन ले रहा होता है और वो अपने हेयर फॉल्स की वजह से अपना पूरा हेड ही शेव कर देता है। इसके बाद वॉल्ट निकल जाता है टुकू से मिलने। टुकू के गार्ड्स उसकी तलाशी लेते हैं। चेक करने पर उन्हें वॉल्ट के पास मैथ मिलता है। इसके बाद वॉल्ट टुकू के सामने जाता है और टुकू वॉल्ट से उसका नाम पूछता है। तो वॉल्ट उसे अपना नाम बताता है, हाइजेनबर्ग। उससे पूछता है कि अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। वॉल्ट उसे कहता है कि मैं तुमसे $50,000 लेने आया हूँ। 35,000 तो पहले 1 पाउंड का जो तुमने चुरा लिया और 15 उसके पार्टनर यानी जेसी के ट्रीटमेंट का। फिर टुकू वॉल्ट का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा मैथ चुराया और तुम्हारे पार्टनर को भी बुरी तरह मारा और तुम मेरे पास और मैथ लेकर आ गए। फिर वॉल्ट को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं ये जो मेज पर रखा है ये कोई मैथ नहीं है। और फिर उसका एक पीस लेकर वॉल्ट जमीन पे जोर से मारता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। रूम के सारे ग्लास विंडोज टूट जाते हैं, मानो कि रूम में बहुत ही तबाही हो जाती है और सभी लोग बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाते हैं। फिर वॉल्ट वो मैथ जैसा दिखने वाला पाउच उठा लेता है और वो टुकू से पैसा मांगता है। टुकू उसे पैसे दे देता है और वॉल्ट से कहता है कि क्या तुम मुझे वही मैथ नेक्स्ट वीक दे सकते हो। वॉल्ट उसे कहता है क्यों नहीं, लेकिन उसे पैसा हैंड टू हैंड चाहिए। टुकू इसके लिए राजी हो जाता है। फिर वॉल्ट उसे 2 पाउंड मैथ के लिए कहता है और टुकू उसकी बात मान
जान जाता है। टूकू उससे पूछता है कि वो क्या था जिससे तुमने एक्सप्लोजन किया। तो वॉल्ट उसे बताता है कि ये फुलमिनेटिंग मरकरी है, केमिस्ट्री का एक छोटा सा ट्विस्ट। अब वॉल्ट वहाँ से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि ये सीन एपिसोड के स्टार्टिंग से कनेक्ट हो जाता है जिससे हमें पहले दिखाया गया था। इसके बाद वॉल्ट कार में आ जाता है, पैसे देखता है और थोड़ा सा एग्रेशन दिखाता है और फिर कार ड्राइव करके यहाँ से चला जाता है और एपिसोड नंबर 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड सीजन 1 की लास्ट एपिसोड है जो कि है एपिसोड नंबर 7। अभी तक हमने 6 एपिसोड्स कंप्लीट कर ली हैं। तो अब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है सो मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स गेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन। तो भाई सीजन 1 की लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है एक स्कूल मीटिंग से। ये मीटिंग वॉल्ट के स्कूल में होती है। मीटिंग में टीचर्स, स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स भी आए होते हैं। मीटिंग में स्कूल बताता है स्कूल में हुई रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में कि स्कूल की लाइब्रेरी से कुछ चीजें गायब हुई हैं और उनका एक स्टाफ बॉय को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद वॉल्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में जेसी के घर पे आता है और वो देखता है कि एक ब्रोकर जेसी का घर किसी को दिखा रही होती है सेल करने के लिए। जेसी होता है आरवी में और वॉल्ट उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जेसी उसे बताता है कि वो कुछ बेहतर फील नहीं कर रहा। वॉल्ट जेसी से पूछता है कि तुम ये घर क्यों सेल कर रहे हो। तो जेसी उसे बताता है कि जिस घर में 2 बॉडी मेल्ट की गई हो मैं उस घर में नहीं रह सकता, ये घर मुझे हॉन्टेड लगने लगा है। फिर जेसी वॉल्ट से पूछता है कि तुम टूकू के पास नहीं गए ना। तो फिर वॉल्ट उसे उसके शेयर के पैसे देता है $17.5K और 15K उसको सेपरेट देता है। टूकू ने जेसी को क्योंकि नुकसान पहुंचाया है। जेसी बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि टूकू ने खुद पैसे तुम्हें दिए, बट कैसे। तो वॉल्टर से बताता है कि उसने टूकू के साथ डील की है, जिस पर जेसी को थोड़ा गुस्सा आता है और वॉल्टर से कहता है कि तुमने टूकू के साथ डील क्यों की, तुमने देखा नहीं उसने मेरा क्या हाल किया। वॉल्टर से कहता है कि मुझे लगा कि हम टूकू के साथ बिजनेस कर सकते हैं और अब हम हर वीक 2 पाउंड सेल करेंगे, $35,000 1 पाउंड का। जेसी अभी भी खुश नहीं होता और कहता है तुमने मुझसे पूछे बिना डील क्यों की, और साथ में ये भी कहता है कि 2 पाउंड्स पर वीक ये कैसे होगा। तो वॉल्ट से कहता है कि हम कुकिंग को टाइम थोड़ा ज्यादा देंगे। जेसी कहता है मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, हम सूडू कहाँ से लाएंगे, मुझे वीक्स लग जाते हैं उसे अरेंज करने में। इसे लाने के लिए न जाने मुझे कितने ज्यादा टाउन्स घूमना पड़ते हैं। क्या यही तुम्हारा मास्टर प्लान है? तुम्हें एटलीस्ट मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वॉल्ट और स्काइलर डॉक्टर से मिलने आए होते हैं। डॉक्टर वॉल्ट से पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रहा है, क्या वो मेडिसिन टाइम पे ले रहा है, जहाँ पर वॉल्ट डॉक्टर को बताता है कि मैं अब पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। स्काइलर डॉक्टर को बताती है कि अब वॉल्ट का कलर पहले से बेहतर हो गया है और थोड़ी एनर्जी भी आ गई है, जिसका मतलब है ट्रीटमेंट सही चल रहा है, वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जेसी और वॉल्ट टूकू का वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में ही टूकू आ जाता है। टूकू के साथ बॉडीगार्ड्स भी आते हैं। टूकू जेसी से सॉरी करता है अपने पहले के बिहेवियर की वजह से। फिर वो हाइजेनबर्ग यानी वॉल्ट से पूछता है जल्दी से मुझे मैथ दो। वॉल्ट उसे मैथ देता है लेकिन वो बहुत कम होती है, 0.53 पाउंड। टूकू कहता है कि तुमने मुझे 2 पाउंड्स का बोला था और अब तुम मुझे सिर्फ ये दे रहे हो। तब वॉल्ट टूकू से बोलता है कि उन्हें कुछ प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टूकू वॉल्टर को $17.5K देता है और कहता है ये मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए, मुझे और चाहिए ज्यादा और रेगुलर। वॉल्टर उसे कहता है रूल्स फॉलो होंगे, जिस जगह जिस टाइम बोला जाए वहीं। टूकू हंसते हुए मगर मानते हुए कहता है ठीक है हाइजेनबर्ग। इसके बाद वॉल्ट टूकू से बोलता है कि उसे पूरे 70 ग्रैंड चाहिए। तुम्हें हमारा माल पसंद आया और तुम्हें और चाहिए, थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। टूकू से कहता है कि तुम्हें मुझे 25% पर वीक इंटरेस्ट देना होगा और नेक्स्ट वीक मुझे 2 पाउंड्स पूरा चाहिए, और हाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए। टूकू जा ही रहा होता है। इसके बाद टूकू उसे कहता है कि मुझे और चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे घबरा जाता है, इसे लगता है कि टूकू हद से ज्यादा मांग रहा है। उसी वक्त वॉल्टर यानी हाइजेनबर्ग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है 4 पाउंड्स। ये सुनकर टूकू रुक जाता है और शॉक हो जाता है क्योंकि इतनी मिकदार कोई आम डीलर नहीं बोलता। ये प्रोडक्शन बहुत ही बड़े लेवल की होती है। टूकू शक से पूछता है कि क्या वो इतना बना सकते हैं। वॉल्टर फौरन बोलता है क्वांटिटी मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम सिर्फ पेमेंट और रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स जैसा कि जिस जगह जिस टाइम बोला जाए वहीं। टूकू हंसते हुए मगर मानते हुए कहता है ठीक है हाइजेनबर्ग। इसके बाद टूकू पैसा गुस्से में नीचे फेंक कर चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वॉल्ट अभी खुद फ्रंट एंड पे आ गया है, यानी कि उसने खुद डील किया है और कुछ डिसीजंस भी खुद से लिए हैं।
उसके बाद वॉल्ट और जेसी को दिखाते हैं, जहाँ पर जेसी वॉल्ट से कहता है कि क्या 2 पाउंड्स कम थे कि तुमने 4 पाउंड्स कह दिया है, हम सूडू कैसे अरेंज करेंगे। अभी वॉल्ट उसे कहता है कि अब से हम सूडू का यूज ही नहीं करेंगे बल्कि सूडू की जगह कुछ और यूज करेंगे। तभी जैसे खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सच में प्लान था। फिर वॉल्ट उसे लिस्ट में कुछ सामान लिख के देता है और जैसी से बोलता है कि वो इसे लेकर आए। जैसी उस लिस्ट को देखता है और कहता है ये तो मुझसे प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा, तो मैं फिर इसे कैसे लाऊंगा। वॉल्ट उसे थोड़ा समझाता है और इक्विपमेंट्स लाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर का बेबी शावर चल रहा होता है, जहाँ पर वॉल्टर वाइट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पर स्काइलर डिसाइड करती है कि उसके बेबी का नाम हॉली होगा। इसके बाद वहीं पर वीडियो में वॉल्टर आता है और सभी लोग उसको न्यू बेबी के लिए कुछ कहने को कहते हैं। फिर वॉल्ट एक छोटी सी और प्यारी सी स्पेस देता है अपनी बेटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्काइलर सबके लाए हुए गिफ्ट्स को खोल रही होती है। तभी स्काइलर मैरी का गिफ्ट खोलती है। मैरी एक टियारा लाई होती है बेबी के लिए, जो कि गोल्ड और डायमंड से सजा होता है। स्काइलर उसे देख कर कहती है ये काफी कॉस्टली लग रहा है और मैरी को कहती है कि तुम्हें इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए था। वहीं पर हैंक वॉल्ट से कहता है कि तुम्हारे पास बियर से ज्यादा कुछ है स्ट्रॉन्ग पीने को। फिर वो दोनों अपने बैग के यार्ड में ड्रिंक करते हैं। तभी हैंक अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक सिगार होता है। फिर वो दोनों उसको स्मोक करते हैं। वॉल्ट उसे बोलता है कि ये सिगार तो इलीगल है। हैंक उसे बोलता है कि इतना चलता है। इसके बाद वो दोनों डिस्कशन करने लगते हैं, जहाँ वॉल्ट हैंक से कहते हैं कि ये लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है कि ये चीज इनलीगल होनी चाहिए और ये चीज लीगल। 1930 में तो ये ड्रिंक जो हम ड्रिंक कर रहे हैं ये भी इलीगल थी, लेकिन अब नॉर्मल है। फिर हैंक उससे पूछता है कि क्या तुम कोकेन, हेरोइन और गांजा इन सब की बात कर रहे हो। तो वॉल्ट बोलता है हाँ। एक्चुअली यहाँ पर वॉल्ट खुद ही को जस्टिफाई कर रहा है। हैंक वॉल्ट से कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी लीगल नहीं होना चाहिए। ये मैथ, कोकेन, वीड इन सब ने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी है और ये डिस्कशन यहीं पे एंड हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पे ईस्टर्न हेली नामी एक शख्स के प्लेसेस को सर्च कर रहा होता है। ईस्टर्न हेली के बारे में स्काइलर प्रीवियसली डॉक्टर से बात कर रही थी। एक्चुअल में वॉल्टर वाइट को अब हायर क्वालिटी में मैथ प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए वो इसका बहाना लगाकर ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाना चाह रहा है। तो उसके लिए वॉल्ट को टाइम चाहिए होगा, तो इसीलिए वो ईस्टर्न हेली का बहाना बनाकर ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाएगा और स्काइलर को समझाता है कि ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकता है। तो वो बोलता है कि ये पास के टाउन में ही है, तो मैं फ्राइडे को जाऊंगा और संडे को आऊंगा। स्काइलर उसे इसकी परमिशन दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को जेसी के गराज में देखते हैं, जहाँ पर जेसी सारे इक्विपमेंट्स लेकर आ चुका है। फिर वॉल्ट जेसी से पूछता है कि मेथलमैन कहाँ पे है। जेसी वॉल्ट को बताता है कि वो मेथलमैन को नहीं ला पाया क्योंकि ये किसी भी जगह मिल नहीं रहा, पर उसे 2 लोग मिले थे जो ये अरेंज करवा सकते हैं, पर वो इसके लिए 10 ग्रैंड मांग रहे हैं। तो वॉल्ट उसे कहता है कि तुम उसे दे देते। तो जेसी उसे बताता है कि ये पहले का स्टफ ही बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वॉल्ट उसे कहता है कि ये तुम 2 लोगों की जो बात कर रहे थे ये मेथलमैन कहाँ से लाते हैं। तब जेसी उसे बताता है कि वो उसे केमिकल सप्लाई की प्लेस से चुराते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इसलिए ये लोग इतना ज्यादा चार्ज कर रहे थे। फिर वॉल्ट को उससे आइडिया आता है और कहता है कि क्यों ना हम खुद ही वहाँ से चुरा लें। जेसी वॉल्ट से कहता है कि आखिर हम ये करेंगे कैसे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर मैरी के दिए हुए टियारा को सेल करने आई है। क्योंकि टियारा बहुत कॉस्टली है, तो वो इसे बेचकर बेबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खरीद सकती है। तो जब वो शॉप के ऑनर को ये टियारा रिटर्न करने को बोलती है, तो वो ऑनर सिक्योरिटी को बुलाकर उसे अपने ऑफिस में बिठा देता है और बताता है कि ये टियारा 1 वीक पहले चोरी हो गया था। ऑनर पुलिस को बुला लेता है और स्काइलर को बताता है कि मैरी को उन्होंने पहले भी शूज चोरी करते हुए देखा है और ये टियारा भी उसी ने चोरी किया होगा। अब स्काइलर को पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है, इसीलिए वो ऑनर को धमकाती है और कहती है कि मैं सब लोगों को बाहर बताऊंगी कि तुमने एक प्रेग्नेंट औरत को चोरी का इल्जाम लगाकर डरा कर बैठाए रखा है और ये चीज शॉप की गुडविल के लिए काफी बुरी हो सकती है। और ये भी कहती है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसी वजह से ऑनर उसे जाने देता है। अब बाहर निकलकर स्काइलर मैरी को गुस्से से एक वॉइसमेल छोड़ती है और रात को वॉल्टर और जेसी केमिकल सप्लाई की जगह होते हैं मेथामेलाइन को चोरी करने के लिए। यहाँ पर वो वेट करते हैं कि गार्ड्स कब राउंड पर जाएं। यहाँ पर गार्ड्स राउंड पे तो नहीं
जाता लेकिन टॉयलेट चला जाता है, जिसकी वजह से टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से वो दोनों गार्ड्स को टॉयलेट में ही बंद कर देते हैं। फिर वॉल्ट थर्माइट से लॉक को तोड़ देता है और सेफ्टी अलार्म बजने लगता है। वो दोनों जब गैलन ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते तो वो मैथिलीन का पूरा ड्रामी उठाकर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो आरवी को स्टार्ट कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि आरवी के इंजन के कंपार्टमेंट में से धुआं निकल रहा है। तो वो डिसाइड करते हैं घर की बेसमेंट में कुकिंग करने का, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो पूरा सेटअप करते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब जैसी ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए रखा है तो इसीलिए ब्रोकर कुकिंग करते टाइम कुछ विजिटर को उसके घर लेकर आती है, क्योंकि उसने अभी तक जैसी का मैसेज नहीं देखा जिसमें जैसी ने उसे आज आने के लिए मना किया था। अब नीचे बेसमेंट में वो लोग कुक कर रहे हैं और ऊपर विजिटर्स घर देख रहे हैं। वॉल्ट जैसी से बोलता है कि कुछ भी करके किसी को भी नीचे मत आने देना। जैसी बेसमेंट के गेट पर ही खड़ा रहता है। फिर एक आदमी बेसमेंट के गेट को पुश करने लगता है और जैसी के मना करने पर भी वो नीचे आने की जिद करता है। तभी जैसी गुस्से में बाहर आकर उन सभी को भगा देता है और कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे इसे सेल नहीं करना है। नेक्स्ट सीन में हमें मैरी और स्काइलर को एक शॉप में दिखाया जाता है। मैरी स्काइलर का वॉइस मैसेज सुनने के बाद उसे इग्नोर करती है। स्काइलर उसके वर्क प्लेस पर भी गई थी, वहाँ पर भी मैरी उसे बिना मिले ही चली गई थी। मैरी ये एक्सेप्ट ही नहीं करती कि उसने टियारा ये चोरी किया है। तो जब मैरी उससे अच्छे से बात नहीं करती और अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं करती तभी स्काइलर उससे गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट घर पे आता है और वो बहुत ही थका होता है। वो उसी काउच पर बैठ जाता है और फिर स्काइलर आती है और वो उसे जूस देती है। वो वॉल्ट से पूछते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। वो कहता है अच्छा था। स्काइलर यहाँ पे थोड़ी सैड होती है तो वॉल्ट उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि जो टियारा मैरी ने गिफ्ट किया था एक्चुअल में उसने वो चोरी किया था, ना कि खरीद के लाई। ये सारी बात सुनकर वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि कई बार कुछ लोग फैमिली के लिए बहुत सारे गलत काम भी करते हैं। फिर वो स्काइलर से कहता है कि अगर तुम्हें पता चले कि मैं भी कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो फिर तुम क्या करोगी। इस पे स्काइलर कहती है कि मैं वो करूंगी जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में जैसी और वॉल्ट जंक यार्ड में होते हैं और वहाँ पे टूकू आता है और वॉल्ट उसे मैथ देता है पर उसका कलर व्हाइट की जगह ब्लू होता है, जहाँ पर वॉल्ट उसे बताता है कि ये मैथ सेम है बस कलर थोड़ा चेंज है। इसके बाद टूकू उसे टेस्ट करता है और उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है और पैसे देते हुए वो बोलता है कि रेड ब्लू येलो ग्रीन कोई भी हो मगर ये माल मुझे मिलते रहना चाहिए। इसके बाद टूकू का गार्ड वॉल्ट से कहता है कि बस ये याद रखना कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। टूकू को ये बात पसंद नहीं आती कि कोई उसके लिए बोल रहा है तो वो उसे बुरी तरह पीट पीट कर वहीं पर मार देता है। ये देखकर वॉल्ट और जैसी दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद टूकू अपने दूसरे गार्ड को ये बॉडी कार के अंदर डालने को कहता है और इसके बाद टूकू वहां से चला जाता है और यहीं पर सीजन 1 और एपिसोड दोनों खत्म हो जाते हैं। तो फाइनली गाइस हमने सीजन 1 को कंप्लीट कर दिया है। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।